Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today November 21 I will discuss these topics from current affairs. So let's discuss the agenda for today. आज हम लोग इन टॉपिक्स को करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे. जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अर्थ सिस्टम साइंसेस काउंसिल. अर्थ सिस्टम साइंसेस काउंसिल एक काउंसिल, एक ग्रुप जो एक तरफ हमारे साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डेवलपमेंट है उसको शोकेस कर रहा है. कौन सी मिनिस्ट्री क्या है वो हम देखेंगे, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है या किसी और मिनिस्ट्री का, वो देखेंगे, चेक करेंगे. देन अर्थ साइंसेस से रिलेटेड जो भी एक्सप्लोरेशन, जो भी रिसर्च होता है उसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये अर्थ सिस्टम साइंसेस काउंसिल किस तरह से हेल्प करेगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या होंगे, जिसको हम मेंस में यूज कर सकेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे. द सेकेंड टॉपिक वुड बी राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इन इंडिया. इंडिया में ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट क्या है. यूजुअली जब भी जेंडर की बात होती है ना तो मेल एंड फीमेल इनकी बात तो होती ही है. मेल और फीमेल के बीच की बराबरी लाने के लिए हमने काफी हद तक प्रयास किया और काफी हद तक ये बराबरी आज आ चुकी है. कुछ अभी भी डिफरेंसेस बाकी हैं, वो भी धीरे धीरे एड्रेस हो जाएंगे. पर नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट द थर्ड जेंडर. अब समय है कि हम थर्ड जेंडर के बारे में भी बात करें. सो इंडिया में ट्रांसजेंडर्स का क्या स्टेटस है, उनसे रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं, क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, कोई स्टेचुटरी बॉडी है जो उनके राइट्स को इंश्योर करवाती है या नहीं, वो डिस्कस करेंगे. द थर्ड टॉपिक वुड बी युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव. अपने नाम से ही ये चीज क्लियर है कि एक ऐसा इनिशिएटिव है सरकार का जिससे कि वो युवाओं, यूथ के बीच में एआई के सिग्निफिकेंस को, एआई के यूज को प्रमोट करेगा, एआई के स्किल्स को सिखाने का काम करेगा. फोर्थ वुड बी ई जागृति प्लेटफॉर्म. ई जागृति प्लेटफॉर्म, अब ई वर्ड शुरू में लगाया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और बात हो रही है जागृति की. मतलब जागृति, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने का. सो ये ई जागृति किस चीज से रिलेटेड है, एडुकेशन से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, दैट विल बी डिस्कस. एंड द फिफ्थ टॉपिक वुड बी इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस और इंदिरा गांधी पीस प्राइज. हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड द वन एंड द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर दी जाने वाला एक इंदिरा गांधी पीस प्राइज, जो कि पीस के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, ठीक है, या इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे. एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन. ये आपके आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा. सो लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक. ये टॉपिक हमने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया, जहां पर क्या बोला जा रहा है, 5 autonomous institutes under Earth Sciences Ministry brought under single ESSC umbrella to streamline operations. मतलब 5 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर लाए जा रहे हैं सो दैट अर्थ साइंसेस से रिलेटेड जो कुछ भी डेवलपमेंट होता था, अर्थ साइंसेस से रिलेटेड जो कुछ भी रिसर्च हो सकता था ना, उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके. अदरवाइज पहले ये रिसर्च स्कैटर्ड रहता था, अब इन रिसर्च को स्ट्रीमलाइन करना है. दैट्स वाई ये 5 ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट एक ही अम्ब्रेला के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर लाने का काम किया जा रहा है. चलिए, सो इससे रिलेटेड पहले हम देखते हैं कि एमसीक्यू कैसे बनाए जा सकते हैं, फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए इसके डिटेल को डिस्कस करेंगे. सो पहला स्टेटमेंट क्या, द काउंसिल इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु सर्व एज इट्स प्रेसिडेंट टू इंश्योर हाई लेवल मॉनिटरिंग ऑफ क्लाइमेट मिशंस. कि अर्थ सिस्टम काउंसिल जो है, अर्थ सिस्टम साइंस काउंसिल जो है, उसके उसको हेड कौन करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एक्चुअली इट इज रॉन्ग. नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज जो है ना, अभी कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज. ही इज एक्चुअली द हेड ऑफ दिस काउंसिल. ये इस काउंसिल के हेड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं. सेकंड, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी विच इज वन ऑफ द मर्ज इंस्टीट्यूट. मतलब यहाँ पे हमने जिस 5 इंस्टीट्यूट की बात की थी ना, 5 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को एक साथ लाया गया है, तो इनमें से एक इंस्टीट्यूट हमारा कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, इज लोकेटेड इन गोवा. एक्चुअली ये गोवा में लोकेटेड नहीं है. दिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड, गोवा से थोड़ा और हम साउथ की तरफ चलें, चेन्नई में लोकेटेड है. सो सेकंड भी रॉन्ग हो गया. द ESSC means Earth System Science Council, aims to integrate governance and reduce administrative duplication across 5 autonomous institute of the Ministry of Earth Sciences. Ministry of Earth Sciences के अंदर 5 autonomous institute को साथ में लाना, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो, डुप्लीकेशन का एफर्ट कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आउटकम पॉजिटिव मिल सके अर्थ साइंसेस से रिलेटेड. बिल्कुल यही एम है. थर्ड स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट, पर हमें करेक्ट नहीं ढूंढना है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी. ये करेक्ट इनकरेक्ट का कीवर्ड बहुत ध्यान देना है प्रीलिम्स में अपने, ठीक है. चलिए,
सो अब हम इसके डिटेल्स की बात करें तो अर्थ सिस्टम साइंस काउंसिल जो है ये एक यूनिफाइड गवर्नेंस बॉडी है जो 5 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनको एक अम्ब्रेला के अंदर ला रहा है। कौन से इंस्टीट्यूशंस? आईआईटीएम पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, कई बार न्यूज में रहता है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इसका सेंटर गोवा में है। गोवा छुट्टियां मनाने के लिए तो जाना ही जाता है, पर पोलर एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है गोवा में। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कहां पर लोकेटेड है? चेन्नई में। नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस तिरुवनंतपुरम में, एंड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन इनकॉइस हैदराबाद में। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लाने का काम किया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज टू इंटीग्रेट गवर्नेंस, इंप्रूव coordination, reduce administrative duplication, and strengthen India's earth system science capabilities under a consolidated institutional mechanism. प्रेसिडेंट इसके रहेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, जो कि हम देख चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ना। ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्लियर है कि अर्थ साइंस से रिलेटेड जो कुछ भी रिसर्च हो सकेगा उससे रिलेटेड गवर्नेंस की जो नीड होगी, या फिर ये हमारे ये जो 5-6 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस है इनके बीच कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव किया जाएगा। दैट इज द पर्पस, यही ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव से ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या निकलेगा इस एफर्ट का? ईएसएससी का। ईएसएससी मतलब अर्थ सिस्टम साइंस काउंसिल का। तो पहला तो हमें सिग्निफिकेंस क्या दिख रहा है? यूनिफाइड गवर्नेंस को हम प्रमोट कर पाएंगे। जब 5 इंस्टीट्यूशंस या 6 इंस्टीट्यूशंस वो अलग अलग वर्क करेंगे तो उससे ना गवर्नेंस में दिक्कत होती है। यहाँ पे हम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं कि बॉडीज बहुत सारी नहीं हो, लेकिन एक्चुअली में गवर्नेंस जो मिले पर्टिकुलर किसी भी चीज को लेकर, यहाँ पे अर्थ साइंस को लेकर, वो बेहतर हो सके। सो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक एग्जांपल हो गया। इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी भी क्रिएट करना। इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी, जब ये 5 इंस्टीट्यूशंस एक साथ मर्ज होंगे तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मेंटेन हो सकेगा, जिससे कि इन इंस्टीट्यूशंस की विजिबिलिटी स्ट्रेंथन होगी, एंड अर्थ साइंस इंस्टीट्यूशंस में अर्थ साइंस रिसर्च फील्ड के केस में कोहेरेंस डेवलप होगा, ज्यादा बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो सकेगा। थर्ड क्या सिग्निफिकेंस होगा? आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इंडिया के पास जो अर्थ साइंस को लेकर एक्सपर्टाइज है, नाउ इट कैन शोकेस इट टू द ग्लोबल वर्ल्ड, और अपने इस अचीवमेंट को चाहे वो ओशन से रिलेटेड हो, क्रायोस्फीयर से रिलेटेड हो, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो, इन सबसे रिलेटेड अचीवमेंट को ग्लोबल वर्ल्ड के साथ भी शेयर किया जा सकेगा। एंड देन स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन भी। ये जो 5 इंस्टीट्यूशंस की बात की हमने या 6 इंस्टीट्यूशंस की बात की, ये डीप ओशन मिशन, ब्लू इकोनॉमी, क्लाइमेट रेजिलियंस इनिशिएटिव्स, इन सब में अपना कंट्रीब्यूशन अलग अलग देते हैं। अब जब हम इन्हें ईएसएससी के अंदर ले आएंगे, जब हम इन्हें अर्थ सिस्टम साइंस काउंसिल के अंदर ले आएंगे, तो ये सारा काम चाहे डीप सी ओशन मिशन हो या ब्लू इकोनॉमी हो, राइट, या क्लाइमेट रेजिलिएंट इनिशिएटिव्स हो, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं पर अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। जब हम इन्हें एक साथ ले पाएंगे तो सब कुछ हमारा एक साथ वर्क करेगा और आउटपुट ज्यादा निकल सकेगा। हम ब्लू इकोनॉमी को भी एड्रेस करेंगे जिसमें डीप ओशन मिशन हमारे लिए हेल्पफुल है, और अगर हम क्लाइमेट रेजिलिएंट इनिशिएटिव अडॉप्ट करते हैं तो ब्लू इकोनॉमी हमारी प्रमोट हो ही रही है। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म से ही ये सारा काम एड्रेस हो सकेगा, है ना। अगेन वही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को प्रमोट करेगा। चलिए फिर दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है द राइट्स एंड वेलफेयर इनिशिएटिव्स फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया। आप यहाँ पर पीआईबी का अपडेट देख सकते हो। पीआईबी ट्रांसजेंडर पीपल के राइट्स को लेकर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स है, एक बार ये पॉइंटर्स मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 and its rule 2020 ensure legal recognition, welfare measures एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब एक हमारे पास ना स्टेचुअरी मेजर है, एक एक्ट है जिस एक्ट का नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन को लीगल रिकॉग्निशन भी देता है, उनके लिए वेलफेयर मेजर्स भी देखने का काम करता है और डिस्क्रिमिनेशन से भी बचाता है। देन फिर दूसरी बात क्या, द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट? ये वाली एक्ट 2019 वाली एक्ट, कि गवर्नमेंट ने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन क्रिएट किया इस एक्ट के अंदर एंड नोटिफाइड इट इन 21 अगस्त 2020। ठीक है जी, तो हमारे पास एक बॉडी भी होगी, स्टेचुअरी नेचर की एक बॉडी हो गई, जो कि किस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019। देन स्माइल इनिशिएटिव की बात हो रही है। ये स्माइल इनिशिएटिव याद करना, जो स्माइल इनिशिएटिव है ना, आज हम लोग स्माइल इनिशिएटिव की बात किसके लिए कर रहे हैं? ट्रांसजेंडर्स के लिए। ये ट्रांसजेंडर के साथ साथ जो बेगर्स होते हैं ना हमारे, उनके भी वेलफेयर को देखने का काम करता है स्माइल इनिशिएटिव, याद रखिएगा। डिस्कस भी किया है मैंने प्री सिक्योर में।
Then the National Portal for Transgender Person enables hassle-free certification, scheme access, transparency through multilingual digital service. Multilingual digital services में नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए या उनसे रिलेटेड जो कुछ भी वेलफेयर मेजर्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाने का काम करता है। एंड फिफ्थ टॉपिक क्या है, फिफ्थ पॉइंटर क्या है, द ट्रांसजेंडर पर्सन आर गारंटीड इक्वालिटी, डिग्निटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन अंडर दिस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट्स के पार्ट है। मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट है ना 14, 15, 19, 21, ये ना सिर्फ मेल एंड फीमेल के लिए बल्कि ट्रांसजेंडर्स के लिए भी उसी तरह से इक्वालिटी एंड डिग्निटी को इंश्योर करने का काम करता है। तो ये पॉइंटर्स ना हमें इस न्यूज क्लिपिंग से ही मिल गया, यहां से ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। सो पहला स्टेटमेंट, द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। एकदम सही है, ये अभी हमने यहां पर देखा कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एक बॉडी है जो कि इस एक्ट के अंदर बनी थी। वही चीज यहां पर मैंने पूछा है। इस तरह करके आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, एपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्या, द स्माइल स्कीम इज एन अम्ब्रेला इनिशिएटिव दैट कवर्स welfare measures for both transgender persons as well as the person those who are enrolled in begging। ये भी मैंने तुम्हें समझाया कि स्माइल इनिशिएटिव ट्रांसजेंडर पर्सन एंड जो बेगर्स होते हैं उनके दोनों के लिए वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करने का काम करता है। थर्ड, अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, a transgender person must undergo medical surgery to obtain a certificate of identity for their self perceived gender। अगर इतना टेडियस प्रोसेस बनाया जाएगा कि जब तक मेडिकल सर्जरी नहीं होगी तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी का, तो बताओ इससे लोगों के जो राइट हैं, जो ट्रांसजेंडर पर्सन के राइट हैं, वो इजी होंगे या और कॉम्प्लेक्स होंगे? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे ना। दैट्स वाई कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं होती। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 एंड 2 करेक्ट हैं, तो हम आंसर क्या बताएंगे? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलिए तो इस एक्ट की बात करते हैं। समझा तो मैंने तुम्हें पहले दिया कि ये जो एक्ट है 2019 का, ये ट्रांसजेंडर पीपल, चाहे वो ट्रांस मेन हो या ट्रांस वुमेन हो, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जहां तक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी की बात है, तो किसी भी टाइप की सर्जरी की जरूरत नहीं है। सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी होती है। इफ देर इज एनी पर्सन एंड इफ ही और सी इज ट्राइंग टू गेट द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर, तो वो सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिर्फ उसके कहने पर ही उसको वो आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट देगा। हो सकता है उसके लिए थोड़ा सा मेडिकल चेकअप करवाना पड़े, पर कोई सर्जरी वगैरह नहीं, है ना, सर्जरी नहीं। ये चीज याद रखिएगा। 2020 रूल ने इस चीज को और बेहतर बनाया। इट मैंडेट्स स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स, कि ट्रांसजेंडर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के सेल्स बनाओ। एंड सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग जेंडर इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कि अगर कोई पर्सन अभी तक मेल या फीमेल में कैटेगराइज थे बट ही और सी इज विलिंग टू चेंज द जेंडर, तो इस चीज को भी स्टेट गवर्नमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए आगे कदम उठाने चाहिए। और देखते हैं व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया एज पर द एक्ट ऑफ 2019, एंड दैट्स व्हाई ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को एडवाइज करने का काम, डिफरेंट पॉलिसी को मॉनिटर करने का काम करता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, जो कि हमने देखा कि यहाँ पर मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज सपोर्ट में यहाँ पे सारे वेलफेयर स्कीम्स सब कुछ अवेलेबल है। एंड देन स्माइल स्कीम, जो कि हमारे ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी, उनके लिए गरिमा गृह बनाएगा कि वो वहां पे रह सकते हैं, खा सकते हैं, अपना स्किल सीख सकते हैं। आयुष्मान भारत टीजी प्लस स्कीम बनाएगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का काम करेगा, जिससे कि ना सिर्फ बेगर्स बल्कि ट्रांसजेंडर्स के भी लाइफ में स्माइल आए, खुशी आए। अब यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करते हैं। तो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 21 एज वेल एज नालसा जजमेंट 2014, ऑल दिस इंश्योर द राइट्स ऑफ थर्ड जेंडर। इवन जो नालसा जजमेंट है ना, ये थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज भी करता है और साथ ही साथ इट अफर्म द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, अगर कोई पर्सन अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करना चाहता है, देन नालसा जजमेंट इज हेल्पिंग इन दिस डायरेक्शन। इंडिया में अभी हम बात करें तो इंडिया में 4.87 लाख सेल्फ डिक्लेयर्ड ट्रांसजेंडर पर्सन है एज पर द लास्ट सेंसस, एंड इंडिया इज लीगली रिकॉग्नाइजिंग अ थर्ड जेंडर। अब बात होती है कि इनके स्टेटस में अभी भी कमी क्यों है या क्यों लोग स्टिग्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि ना दोनों तरफ सुधार की जरूरत है। ना सिर्फ जो हमारे मेल एंड फीमेल कैटेगरी है उन्हें भी ये चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट द थर्ड जेंडर्स आर आल्सो एग्जिस्टिंग, और जो हमारे थर्ड जेंडर वाले लोग हैं ना, जो ट्रांसजेंडर हैं, उन्हें भी अपने कुछ एक्टिविटीज को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती लोगों के घर में शादी के मौके पर, किसी खुशी के मौके पर जाकर जबरदस्ती उनसे पैसे वसूलने का काम करना, बिल्कुल ये जबरदस्ती वसूलने का काम होता है जो आपको कम करना पड़ेगा।
तब जाकर आप समाज में बराबरी का हक ले पाओगे। और दूसरी तरफ हमारे जो मेल एंड फीमेल्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई सिर्फ मेल और फीमेल इसी दोनों कैटेगरी में कैटेगराइज हो। थर्ड जेंडर भी उतना ही हकदार है सोसाइटी का जितना मेल एंड फीमेल। तो दोनों तरफ से ना सुधार की जरूरत है। ताली दोनों हाथ से बजेगी, तब जाकर लोगों के चेहरे पर स्माइल आएगा, तब जाकर सोसाइटी में चेंजेस होंगे। ओके, देन थर्ड टॉपिक था युवा एआई फॉर ऑल। युवा एआई फॉर ऑल, अब युवा एआई फॉर ऑल को हम यहां देखते हैं दैट द गवर्नमेंट लॉन्चेस युवा एआई फॉर ऑल फ्री नेशनल एआई लर्निंग कोर्स। मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट मिनिस्ट्री एक इनिशिएटिव लॉन्च करती है जिसका नाम क्या रखा गया, युवा एआई फॉर ऑल, कि हमारे युवा को हम एआई इनेबल्ड बनाएं। चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। It is a joint initiative launched by Ministry of Science and Technology. Actually, not Ministry of Science and Technology. ये MeitY के थ्रू लॉन्च किया जाता है, Ministry of Electronics and Information Technology. ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। दूसरा, द इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर 1 करोड़ सिटीजन विद फाउंडेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल। दिस इज बिल्कुल करेक्ट, ये कंप्लीटली करेक्ट है कि ये जो इनिशिएटिव है ना, इसका टारगेट ये रखा गया है कि 1 करोड़ सिटीजन को एआई स्किल्स जो है वो फ्रीली प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि एआई एक इमर्जिंग फील्ड है और अगर इस इमर्जिंग फील्ड में हमारा युवा ट्रेंड होगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। थर्ड, लर्नर्स हु कंप्लीट द कोर्स रिसीव एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, जो भी लर्नर एआई वाले इस कोर्स को सीखेंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्राइवेट फील्ड में या पब्लिक फील्ड में या फिर अपने स्किल्स को एनहेंस शोकेस करने में हेल्प करेगा। हमें देखने थे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो 2 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी। सो युवा एआई फॉर ऑल एक 4.5 आवर का सेल्फ पेस्ड कोर्स है। मतलब अपने स्पीड से ये 4.5 आवर का कोर्स चलेगा। आप एक एक टॉपिक करते जाओ, एक एक पार्ट करते जाओ, आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोजेक्ट है विच ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्यूचर स्किल्स प्राइम और आईजीओटी कर्मयोगी, ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये वाला कोर्स अवेलेबल है। कोर्स कंप्लीशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक सर्टिफिकेट भी देती है जिसके लिए गवर्नमेंट ने MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नासकॉम इसके साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को रन किया जा रहा है। टारगेट रखा गया है 1 करोड़ युवाओं को या 10 मिलियन युवाओं को एआई इनेबल्ड स्किल्स प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं की लर्निंग मॉड्यूल्स का, कि क्या लर्निंग मॉड्यूल्स इसमें डिसाइड किए गए हैं। तो लर्निंग मॉड्यूल सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग एआई, की यूथ को एआई के बारे में समझाना। एआई के बेसिक्स क्या हैं, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वर्क करता है, किस कॉन्सेप्ट को यूज करके एआई सिस्टम डेवलप किया जाता है। देन दूसरा की मॉड्यूल क्या होगा, एआई इन डेली लाइफ। चाहे एजुकेशन की बात करें, वर्क प्लेस पे अपने काम को आसान करने की बात करें, पब्लिक सर्विसेज को पब्लिक तक आसानी से पहुंचाने की बात करें, वो कैसे बेहतर होगा ये चीज बताना दूसरे मॉड्यूल में। एंड देन आपको फिर सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज भी समझाना। जैसे कि मान लो एक बच्चा है, पहले उसको साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है, तो उसको बताया जाएगा कि देखो बेटा साइकिल के ये पार्ट्स हैं, ऐसे ऐसे साइकिल बनता है। फिर साइकिल का डेली लाइफ में क्या यूज है, और थर्ड साइकिल का सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज सिखाना, कि साइकिल से तुम अपने स्कूल पढ़ने जाओगे, स्कूल से वापस आओगे सेफली, साइकिल से किसी पर्सन को, राह चलते पर्सन को पीछे से धक्का नहीं मार दोगे। तो ये 3 ऐसे मॉड्यूल हो गए। सिग्निफिकेंस क्या होगा, फ्री एंड इंक्लूसिव एक्सेस टू ऑल द इंडियन सिटीजन। इंडिया में 1 करोड़ लोगों को फ्रीली एआई के कोर्सेज प्रोवाइड करना। फ्लेक्सिबल लर्निंग, क्योंकि जो कोर्स है वो खुद ही सेल्फ पेस्ड कोर्स है, जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हर कोई सीख सकता है। स्टूडेंट्स, तुम एस्पिरेंट से लेके जो लोग काम कर रहे हैं वो भी, मैं भी सीख सकता हूं अगर मुझे टाइम मिला तो। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं भी सीख सकूं। एंड फ्यूचर रेडीनेस भारत को बनाना। ये सिग्निफिकेंस हो गए इस प्रोजेक्ट के, युवा एआई फॉर ऑल के। फोर्थ टॉपिक पर आते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा ई जागृति, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीआईबी का अपडेट। द ई जागृति रिवॉल्यूशनाइज कंज्यूमर जस्टिस इन 2025। वैसे कंज्यूमर को जस्टिस मिलने में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पर चलिए कम से कम थोड़ी बेहतरी तो आई ई जागृति से। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट इंटीग्रेट्स लेगेसी कस्टमर ग्रीवेंस सिस्टम सच एज कॉन्फोनेट एंड ई दाखिल इनटू अ यूनिफाइड डिजिटल पोर्टल। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अभी मैं इसके डिटेल से चलो पहले बता देता हूं, तब तुम्हें ये क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, कई बार कई स्टूडेंट पूछते हैं ना कि सर टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले प्री सिक्योर में क्वेश्चन क्यों रहता है। इसलिए रहता है ताकि कुछ स्टेटमेंट ना आप पढ़ के भी समझो कि वो कितना सही हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखो, इसके लिए तो आपको डिटेल्स मालूम होने थे। ये देखिए, हाँ ये नंबर 3, only Indian residents can access the platform and participate in hearings due to national data protection restrictions। अब यहाँ पर ना
ध्यान देने वाली चीज है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट तुम्हें कंफ्यूज भी ऐसे कर सकता है कि बिल्कुल हो सकता है कि सिर्फ इंडियन रेसिडेंट को ही ये प्लेटफॉर्म एक्सेस करने दिया जाए, कि भाई जो डाटा है वो डाटा प्रोटेक्शन रहे, डाटा फॉरेनर्स के हाथ में नहीं जाए, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं। कल भी हमने प्री सिक्योर में एक टॉपिक डिस्कस किया था ना कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट जो साइबर टेररिज्म है, भारत सरकार ने उसको नहीं साइन किया है। डाटा सिक्योरिटी वहां पर भी एक कंसर्न है। लेकिन ये जो ई जागृति प्लेटफॉर्म है, ये बनाया क्यों गया है? कंज्यूमर के ग्रीवांसेस को डील करने के लिए। अब वो कंज्यूमर्स हमारा देसी कंज्यूमर हो या फिर फॉरेन से आया हुआ कोई कंज्यूमर हो, अगर सपोज कि किसी दूसरे देश से आया हुआ कोई कंज्यूमर भारत में किसी प्रोडक्ट को यूज करता है, किसी सर्विसेज को यूज करता है एंड ही और सी इज नॉट सेटिस्फाइड, तो उसके पास भी तो बराबरी का हक होना चाहिए कि वो अपने ग्रीवांसेस सामने ला सके। एंड दैट्स वाई सिर्फ इंडियन रेसिडेंट के लिए नहीं अवेलेबल है, ये इंडियन और फॉरेनर दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ऐसे स्टेटमेंट ना आप कॉमन सेंस अप्लाई करके भी अपने प्रीलिम्स में सॉल्व करना सीख सकते हो, इसलिए क्वेश्चन में पहले देता हूं। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। सो ई जागृति एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, एआई एनेबल्ड, मशीन लर्निंग एनेबल्ड रिड्रेसल सिस्टम। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एम क्या होगा? इसका एम है फास्टर, ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल कंज्यूमर जस्टिस प्रोवाइड करवाना। मतलब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जागो ग्राहक, जागो वाले जो ग्राहक हैं, उन ग्राहक को, चाहे वो इंडियन है या नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, है ना, एनआरआईज हैं या कोई फॉरेनर्स हैं, अगर वो ग्राहक हैं, कंज्यूमर हैं और किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से वो खुश नहीं है, देन वो ई जागृति प्लेटफॉर्म पे जाके अपने ग्रीवांसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? यूनिफाइड डिजिटल इंटीग्रेशन है। ये ना बाकी जितने भी पहले के जो भी प्लेटफॉर्म होते थे, जैसे कॉन्फोनेट नाम का प्लेटफॉर्म, ई दाखिल नाम का प्लेटफॉर्म, सबको एक पोर्टल पर लेकर आता है। कौन सा पोर्टल? ई जागृति पोर्टल। यही था पहला स्टेटमेंट। ई कोर्ट फंक्शनैलिटी है, आप यहाँ पे ई फाइलिंग कर सकते हो, ई जागृति वैसे भी नाम है। हियरिंग भी वर्चुअल होगी, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी है, इट अलाउज द एनआरआईज एंड सिटीजन्स टू फाइल एंड ट्रैक केसेस, ठीक है, वाया एनी लोकेशन। इंक्लूसिविटी भी एंड ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि अब सिंस सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ना, और वर्चुअल हियरिंग हो रही है, तो आप ना एजेंट के चक्कर में पड़ोगे, क्या प्रोग्रेस हो रहा है आप वो भी ट्रैक कर सकोगे, जिससे कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगा कंज्यूमर के ग्रीवांसेस के रिड्रेसल में। सो दीज आर द की फंक्शनैलिटीज। अब इसके सिग्निफिकेंस पर आते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? जस्टिस को डेमोक्रेटाइज कर देना। डेमोक्रेटाइज कर देना जस्टिस को, इसको ऐसे समझिए कि आप एक कंज्यूमर हैं और आप किसी प्रोडक्ट सर्विसेज से खुश नहीं है किसी कंपनी के, आप गए किसी कोर्ट में, कोर्ट में गए, आपने देखा कि वहां कोर्ट में पहले से लंबी लाइन लगी है, आप किसी गांव में रह रहे हैं और कोर्ट जाने के लिए आपको अपने स्टेट के कैपिटल जाना पड़ रहा है, नेशन के कैपिटल जाना पड़ रहा है। अब इतना फुर्सत किसके पास है या इतना समय किसके पास है? दैट्स वाई इस जस्टिस को डेमोक्रेटाइज करना, लोगों तक पहुंचाना। एफिशिएंसी एंड पेंडेंसी रिडक्शन। पेंडेंसी, कहा जाता है ना कि भगवान पहले सुन लेता है और हमारे जो मिलॉर्ड्स होते हैं, मतलब हमारे जो यहाँ जो जजेज होते हैं, वो लेट से सुनते हैं, क्योंकि केसेस इतने पेंडिंग रहते हैं। उसको कम करना, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड लेकर आना, एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ट्रैफिक का और ट्रैवलिंग का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो ये भी है। एंड एम्पावरिंग द सिटीजन्स, द कंज्यूमर, टू हैव द रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस इन रियल टाइम। ये हमारे सिग्निफिकेंस हो गए ई जागृति प्लेटफॉर्म के। तो ये सब जो सिग्निफिकेंस है ना, ये सारे सिग्निफिकेंस तुम्हें मेंस का आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्री सिक्योर, नाम प्री सिक्योर भले है, बट ये आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों में हेल्प करेगा, अगर सिंसियरली तुम इसको फॉलो करते जाओ तो। ठीक है, आपके करंट अफेयर्स का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। फिफ्थ टॉपिक, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। तो अब यहाँ पर एक अपडेट द हिंदू का क्या है, दैट द Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2024 has been announced। और किसको दिया गया? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, किसको दिया गया? एक्स चिली प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट को। मिशेल बैचलेट जो कि फॉर्मर चीफ प्रेसिडेंट है, ठीक है, चिली के प्रेसिडेंट है, उनको दिया जा रहा है। इसके लेकर जो हमारी सोनिया गांधी जी जो हैं, जो कांग्रेस की एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट भी दिया, दैट इंदिरा रिसेप्ड द कंट्री विथ हर पॉलिटिक्स, विथ हर पॉलिसीज, कि अपने पॉलिसीज से, अपने पॉलिटिकल डिसीजन से भी उन्होंने एक मिनट, अपने पॉलिटिकल डिसीजन से भी उन्होंने क्या किया, देश को और देश के डायरेक्शन को रीसेट करने का काम किया, भारत को एक अच्छे मुकाम पर लेकर गई। स्पेशली 1971 के वॉर में जिस तरह से भारत ने एकता दिखाई, भारत ने अपना स्टैंड दिखाया, अमेरिका के दबाव के आगे या यूरोपियन नेशंस के दबाव के आगे नहीं झुका था भारत। ठीक है,
चलिए, तो हम इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस के डिटेल्स देखें तो पहला स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है वो ये है, द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर। यहां दे रखा है 1985 इन द मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1985 में इस अवार्ड को शुरू किया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की याद में, उनके ऑनर में। मिशेल बेसलेट द 2024 रिसिपेंट, जिनको इस बार मिला, यहाँ पे देखो है ना, मिशेल बेसलेट holds the distinction of being the first and the only woman president of Chile। यस, एकदम करेक्ट बात है। ये ना पहली, फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ चिली है। चिली की पहली और इकलौती वुमेन प्रेसिडेंट है। जैसे हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, ये देश की पहली एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, है ना। उसी तरह ये है मिशेल बेसलेट, ये प्रेसिडेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, मिशेल बेसलेट हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एक्चुअली सेक्रेटरी जनरल नहीं थे, इन्होंने यूनाइटेड नेशन में सर्व किया है बट नॉट एज द सेक्रेटरी जनरल। अब जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, वो कौन है, उनका नाम क्या है। हमें ढूंढना था हाउ मेनी करेक्ट, तो 1 इन 2 करेक्ट हो चुके हैं। आंसर हम क्या बोलेंगे, ओनली 2। चलिए, इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस, इसका इंस्टीट्यूशन 1985 में मिला और फर्स्ट अवार्ड ही 1986 से इसे दिया जाने लग गया। ठीक है, कौन सा ट्रस्ट देता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देता है, जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करती है, एक प्राइवेट ट्रस्ट है। इसके साथ कैश अवार्ड, ट्रॉफी और साइटेशन वगैरह वगैरह भी मिलते हैं, वो सिंपल बेसिक डिटेल्स हैं। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, तो चाहे इंडिविजुअल्स हो, जैसे इस बार एक इंडिविजुअल को दिया गया, उनके डिटेल्स भी मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो इंटरनेशनल लेवल पर पीस, डेवलपमेंट और नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को लाने का काम करता है, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर इक्वालिटी प्रमोट हो, इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट ग्रुप्स का डेवलपमेंट प्रमोट हो, डिसआर्ममेंट हो सके, पीस प्रमोट हो, तब जाकर आप एलिजिबल होते हैं इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, या शॉर्ट में बोले तो इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस के लिए। इस साल के जूरी पर्सन बनाए गए थे शिवशंकर मेनन को, जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, एनएसए। हु इज द प्रेजेंट एनएसए, बड़ा पॉपुलर नेम है, बता सकते हो। 1987 में पहली बार दिया गया था किनको, मिखाइल गोर्बाचेव को, जो कि फॉर्मर लीडर थे सोवियत यूनियन के। 1986 से शुरू किया गया, तो 1986 वाला अवार्ड कब दिया गया, 1987 में। जैसे 2024 वाला जो अवार्ड है वो अभी अनाउंस हुआ है ना 2025 में, उसी तरह से 1986 वाला अवार्ड पहली बार दिया कब गया, 1987 में, मिखाइल गोर्बाचेव को। और लास्ट 2023 वाला पिछले साल दिया गया किसको, डेनियल बार्बे ऑइंट एंड अली अबू को। ओके, चलिए, अब हम इनके बारे में बात करें, मैडम के बारे में, मैडम प्रेसिडेंट के बारे में, तो सी इज द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ चिली, साउथ अमेरिकन नेशंस का। ये फर्स्ट फीमेल डिफेंस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं चिली की, एंड फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वीमेन भी रही। यूनाइटेड नेशंस में भी इन्होंने यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स में भी अपना काम किया था। मतलब इन्होंने एज एक फीमेल होते हुए लैटिन अमेरिकन नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उन्हें बड़े अच्छे से इन्होंने निभाया है। ठीक है, अब हम चिली की बात करते हैं। चिली का मैप भी मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है, तो मैप को देख सकते हो, चिली के मैप को, है ना, कि किस तरह से चिली कहाँ पड़ता है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, कैसे इस तरफ इसके पैसिफिक ओशन पड़ रहा है, अटलांटिक ओशन पड़ रहा है, एंडीज माउंटेन्स हैं, किन किन नेशंस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये सब कुछ आप मैप देखकर ढूंढ सकते हो, चिली के बारे में पढ़ सकते हो। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। चिली लिथियम ट्रायंगल का पार्ट माना जाता है, तो लिथियम ट्रायंगल में और कौन कौन है, तो अर्जेंटीना एंड बोलिविया भी काउंट होते हैं, ये भी प्री सिक्योर में कवर हुआ है। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ करते जाओ प्री सिक्योर, हर टॉपिक कवर होगा। चिली के बारे में और एक बात क्या, इट इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है लिथियम का। सो ये सारे ना बेसिक बेसिक डिटेल्स प्रीलिम्स के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मेंस में जब आंसर लिखोगे तो वैल्यू एडिशन के लिए। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं, तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या था, एस्च्यूरीज एंड डेल्टा के ऊपर। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, it is a partially enclosed coastal water body where fresh water from rivers and streams mixes with salt water from the ocean। एस्च्यूरीज के बारे में यहाँ पे इसको एस्च्यूरीज कर लो, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है कि एस्च्यूरी जो होते हैं ना, वो पार्सली इनक्लोज्ड वाटर बॉडी होते हैं, कोस्टल वाटर बॉडी होते हैं, जहां पे फ्रेश वाटर रिवर का या लेक का किसके साथ मिक्स करता है, सॉल्ट वाटर फ्रॉम द ओशन। मतलब एक रिवर वाला फ्रेश वाटर का पार्ट है, और वो सॉल्ट वाले ओशन वाटर से, सॉल्ट जो ओशन वाटर है, सॉल्टी, उससे मिक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, एस्च्यूरीज का फॉर्मेशन हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा क्या, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा था डेल्टा के बारे में।
तो डेल्टा इज ए लैंड फॉर्म विच इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर्स, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये डेल्टा बनाने का काम करती है। दैट ट्रांसपोर्ट एनफ सेडिमेंट टू बिल्ड आउटवर्ड। बिल्कुल, जब ये रिवर्स ऊपर से फ्लो करते हुए आती हैं, चाहे हिमालयन रीजन से या किसी भी रीजन से, तो अपने साथ साथ फील्ड से भी फ्लो करते हुए निकलती हैं, तो काफी मात्रा में, काफी अमाउंट में सेडिमेंट कैरी करती हैं, एंड फाइनली सी में मर्ज होने से पहले उस सेडिमेंट को अपने माउथ पर, सी में मर्ज होने से पहले जस्ट वहां पर उसे बिछाने का काम करती हैं। दैट इज नोन एज, दिस लैंड फॉर्म इज नोन एज डेल्टा। अब बेसिक डिफरेंस हम एस्चुरीज एंड डेल्टा की बात करें ना, तो डेल्टा जो है वो लैंड फॉर्म है, एस्चुरी जो है एक वाटर बॉडी है, ठीक है, जहां पर रिवर वाटर एंड सॉल्ट वाटर ओशन का मिल रहा होता है। क्लियर? आंसर क्या होगा? सी, बोथ आर करेक्ट। दूसरा, वृंदावनी वस्त्र के बारे में बात करेंगे, जो भारत असम के कल्चर को भी दिखाता है, एक सेक्रेड महत्व भी है इसका, ठीक है, एक पवित्र महत्व है। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ ड्रैप विवन इन असम टू शोकेस द सीन्स ऑफ कृष्ण लीला एंड शोकेसिंग द रिच हिस्ट्री ऑफ कृष्ण भक्ति। बिल्कुल, भगवान कृष्ण की भक्ति को दिखाने के लिए इसे ना कपड़े पर बुना गया, इसे बुना गया। अब भगवान कृष्ण की भक्ति देखो कैसे दिखाई जा सकती है, आप डांस करके कथक के थ्रू दिखा सकते हैं, आप नाम जप के दिखा सकते हैं, आप उनके ऊपर मीराबाई की तरह कविता लिखकर, मीराबाई की तरह भजन लिखकर दिखा सकते हैं। यहाँ पर वृंदावनी वस्त्र बनाया गया, वस्त्र पर भगवान कृष्ण की लीला को, उनके बचपन से, बाल काल से लेकर आगे जो भी लीला उन्होंने अलग अलग जगहों पर दिखाई जिंदगी में, उसको रिप्रेजेंट करने का काम। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, इट वॉज वीवन बाय श्रीमंत शंकर देव हिमसेल्फ। एक्चुअली नॉट, श्रीमंत शंकर देव ने खुद इसको नहीं बुना था। श्रीमंत शंकर देव जी के लीडरशिप में जो कारीगर थे, उन्होंने बुनने का काम किया था। श्रीमंत शंकर देव ने उन्हें बताया, तो जो गाइडेंस दिखाने वाले थे, जो भगवान कृष्ण की लीला के बारे में समझाने वाले थे, वो थे श्रीमंत शंकर देव, पर बुनने वाले हाथ किन्हीं और के थे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कोच किंगडम रूलर्स टू नरेट, जिन्होंने कोच किंगडम रूलर्स, जिन्होंने श्रीमंत शंकर देव से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें कंप्लीट जो भगवान कृष्ण के वृंदावन में जो उनकी लीलाएं हैं उनके बारे में हमें कंप्लीटली बताइए। तो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट कि कोच किंगडम रूलर्स ने श्रीमंत शंकर देव से यह प्रार्थना की, और उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्रीमंत शंकर देव ने कारीगरों के थ्रू इस वृंदावनी वस्त्र का निर्माण करवाया था। और अभी हम कुछ ब्रीफ पीरियड के लिए इसको भारत ला रहे हैं, कहां से? यूनाइटेड किंगडम के म्यूजियम से, लंदन के म्यूजियम से। सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि खुद श्रीमंत शंकर देव ने नहीं बुना था। क्लियर है ये चीज? अगेन हमें करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? ए, वन ओनली। अब ये रहा आपका आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक स्पीसीज के बारे में, गिंको टूथेड बिग्ड व्हेल। ये न्यूज में था, आप इसके बारे में पढ़ोगे और आंसर करोगे। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अजेय वॉरियर 2025 के बारे में। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करो। प्री सिक्योर का जो सेशन है, प्री सिक्योर का सेशन मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो फ्राइडे 21 नवंबर का तो प्री सिक्योर मैंने तुम्हें करवा दिया। कल तुम इसको देखोगे और फिर तुम्हारा टास्क क्या होगा? तुम्हारा टास्क होगा इस वीक में जो प्री सिक्योर हुआ है, ये जो वीक अभी खत्म हुआ, इसको फिर रिवाइज करना। मतलब सैटरडे और संडे यूज करके आप इस वीक के प्री सिक्योर को रिवाइज कर लोगे, ठीक है? फिर हम लोग मंडे को प्री सिक्योर के सेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज प्रॉपरली। जय हिंद।